यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आज हम बात करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर। यानी आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो ये पहला भाषण है, पहला ही चैप्टर है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ये आप जानते हैं। आज बहुत खुशी के साथ इस क्लास की शुरुआत करनी है क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है। और हम आज इस क्लास में क्या बात करेंगे इस चैप्टर से, इस पार्ट से, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, आपको मालूम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, यहाँ कहीं मिलता है, कहीं द मिलता है, बाकी आपके पुस्तक में यही लिखा है अंबेडकर। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। इस क्लास में हम ये बात करेंगे लेखक परिचय। ठीक है, फिर दूसरा पाठ सारांश, तीसरा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। और ये क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। बस आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपना जो आपकी जो पुस्तक है उसको ओपन कर लीजिएगा, चैप्टर ओपन कर लीजिएगा, पेंसिल रख लीजिएगा, अगर हाइलाइटर है तो बेहतर है, नहीं तो पेंसिल रख लीजिएगा। क्यों रखिएगा आगे बताऊंगा मैं, थोड़ा सा आपको सुविधा भी हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 3 चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो क्लास करेंगे इसका अभ्यास पर बात करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर पर, यानी प्रश्न और उत्तर उसका देखेंगे। और एक और क्लास करेंगे इससे, तीसरी जो क्लास होगी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो 2025 23 और 24 में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हम देखेंगे। और फिर एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, यानी उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, खुद का बनाया हुआ रहेगा, आपके पाठ पुस्तक यानी चैप्टर से रहेगा। जो आज पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर से हम कुछ MCQ लाएंगे ताकि आपका सारा कवर हो जाए। उसको जानने के बाद उसको अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पार्ट से। ठीक है, इतना समझ गए आप? शुरुआत करते हैं, है ना। लेकिन एक और बता दूं बात कि इससे पहले हम 2 क्लास आपके 10th क्लास से कर चुके हैं, जिसमें पहला है PYQ यानी 2024 में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, कितने नंबर के पूछे गए हैं, इनकी बात कर चुके हैं। तो उस क्लास को आप ज़रूर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और चेक करिएगा, 10th के नाम से है। ठीक है, चूँकि इस चैनल पर 12वीं क्लास की भी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बुक की तैयारी यहाँ पर आप कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और मैं आपको खुद करवाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा फुटेज ना खाते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, धैर्य बनाकर ज़रूर रखिएगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। और ये एक चीज़ छूट गया था, व्याकरण। तो इस पार्ट में जो भी व्याकरण है उसकी भी एक क्लास सेपरेट लेकर आएंगे। और 12th और 10th आप दोनों लोगों के लिए क्लास जो रहेगी व्याकरण की वो एक ही रहेगी। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करेंगे पहले बातचीत भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, यानी लेखक परिचय की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको नोट्स बनाना है। कॉपी एक में नोट्स बना लीजिए, क्लास देखने के बाद खुद का नोट बनाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इन बाबा साहब, ठीक है, बाबा साहब कहिए, साहेब कहिए, ठीक है, ऐसे रहता है साहब, लेकिन ये उच्चारण में ए जोड़ा जाता है तो यहाँ पर लिखा है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, ठीक है, 1891 ईस्वी में होता है। सवाल ये यहाँ से बनता है आपको, ठीक है। पहला सवाल ये बनेगा कि बताइए कि भीमराव या अंबेडकर क्यों दे देगा, और अंबेडकर का पूरा नाम बताइए। तो आपको पूरा नाम याद रखना होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इतना आपको एक प्रश्न बन गया। दूसरा जन्म काल से बनता है कि इनका जन्म समय क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है 1891, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। 14 अप्रैल नहीं देगा, अगर देगा भी तो आपको ये ज़रूर देगा 91, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 91 में हुए थे, इतना याद रहेगा। 1891 में याद रखना। देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर इसी को 1 को इधर रख देना है, भीमराव। आपको याद रखिए कि आपके भीम नाम के कौन से आपके आसपास के लोग हैं उनको दिमाग में रख लीजिए और उनको इंगित कर दीजिए कि इनका जन्म जो है 91 में हुआ था, ठीक है, ऐसे। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो महू, मध्य प्रदेश में पड़ता है महू,
ठीक है। भीमराव, भीम म हु, ठीक है, भीमराव म हु, ऐसे ही आपको याद रखना है। ये दिया ऐसे किस परिवार में आते हैं, ये ऐसे सवाल बन जाए कि भीमराव अंबेडकर किस परिवार में आते हैं, तो ये दलित परिवार में आते हैं। एक प्रश्न आपको ऐसे नोट, कैसे नोट बनाना है, A4 साइज का कॉपी एक स्पेशल बना लीजिएगा, मेरे चैनल के नाम से बना लीजिएगा कि यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे मार्क करना है, ठीक है, एरो मार्क करके नोट पॉइंट बाई पॉइंट आपको दर्शाना है इन चीज़ों को। थोड़ा सा मेहनत खुद करिएगा, ठीक है, आप मेहनत से भागिएगा नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनकी पढ़ाई की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के बाद, ठीक है, इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया उसके बाद इन्होंने जो हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी उन्होंने प्रोत्साहन राशि दिया, उसको इंग्लिश में बोले तो स्कॉलरशिप, ठीक है, पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में पढ़ता है, फिर लंदन इंग्लैंड गए। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बताइए कि बाबा साहब किसके प्रोत्साहन पर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर गए थे, तो बड़ौदा नरेश के, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो नहीं पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखना है। बट पूछा जाएगा कहाँ, ये पूछा जाएगा कि कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क में गए थे, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, अमेरिका में। एक पॉइंट ये आपको नोट करना है ज़रूरी। फिर उसके बाद कहाँ गए थे, इंग्लैंड में गए थे, लंदन जो जगह है इंग्लैंड में पड़ता है। फिर बात करते हैं, इन्होंने 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का इनका जो है निधन हो जाता है, 56 में होता है। 91 में जन्म होता है, 1891, ठीक है, 1891 में होता है, 1800 कोई ज़्यादा नहीं है, बस इसके पीछे में ही है, 19 वाला में ही, ठीक है, 19वीं शताब्दी, हम लोग 21वीं में भी चल रहे हैं, तो ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना, 56 में, ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको याद रखना है 56, ठीक है, भीमराव 56, ऐसे समझ गए इतना कैसे नोट बनाना है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है या भाषण दिया है वो सब कुछ इंग्लिश में दिया है, तो अगर जब भी पुस्तक का नाम पूछे ना, ठीक है, रचना का नाम पूछे, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा, राइट, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने रेड से जो मार्क किया है, एक बात और, मैंने जो रेड से मार्क किया है उसको आपको ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद ज़रूर रखना है। और एक पकड़ने का मैंने बता दिया को क्या रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा, इनकी जो रचना का नाम देगा। तो देखिए, द कास्ट इन इंडियन, और इन्होंने ज़्यादातर भेदभाव, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड चीज़ें कुछ कुछ ऐसी हैं जो भेदभाव की बातें हैं उस पर लिखा है, तो कुछ वर्ड को पकड़ना है, ट्रिक वर्ड को। जैसे देखिए, कास्ट आया तो समझ जाना है कि बाबा साहब, द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, देयर मैकेनिज्म, मतलब कैसे बना हुआ है, ठीक है। और फिर जेनेसिस पढ़ लेते एक बार, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। द अनटचेबल्स, ये भी छुआछूत की बात करें, अनटचेबल यानी छुआछूत की वाली बात हो रही है, तो आपको समझ जाना है कि बाबा साहब का ही है। हु आर दे, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट शॉर्ट है तो पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना, हु आर दे, वे कौन है, यानी जो छुआछूत के लोग जैसे होते हैं, नीचे के लोग हैं तो वो क्यों कौन है, या फिर ऊपर वाले जो लोग हैं जो स्वर्ण कहलाते हैं वो कौन है, तो आपको ऐसा दिमाग में रखना, हु आर दे यानी बाबा साहब, ठीक है। आर हु आर शूद्राज, शूद्राज यानी शूद्र, यानी जो निम्न वर्ग के जो लोग आते हैं उनको शूद्र में गिना जाता है। जैसे बटा गया है ना, क्षत्रिय, स्वर्ण क्षत्रिय, ऐसे में शूद्राज यानी नीचे पैर के नीचे वाले जो रहने वाले, तो उनको शूद्राज बोला गया है, बांटा गया, एक सामाजिक कुरीति ही है, बट उसी को इंग्लिश में लिखा है हु आर शूद्राज। एक आपको ये याद रखना है। बुद्धिज्म की अगर बात आ जाए, बुद्धिज्म के, तो बाबा साहब को ही डायरेक्ट लगाना है, क्योंकि बाबा साहब अंततः बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, एंड कम्युनिज्म, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर बुद्धा या बुद्धिज्म से रहेगा तो बाबा साहब को दिमाग में रखना है, ठीक है। या धम्म की बात आ जाए तो आपको याद रखना है, बुद्ध यानी बौद्ध भगवान को लेकर। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट्स आपको याद रखना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, अगर हिंदू ऐसा कुछ आ जाए बात तो आपको सीधे बाबा साहब को जाना, और ये तो इंग्लिश में ही देखिए सब कुछ है ना, तो घबराने की बात नहीं, सीधे पकड़ लेंगे। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसको इम्पोर्टेंट है इसमें से,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी का जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक्चुअल में इसी का हिंदी रूपांतरण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो इन्होंने इंग्लिश में ये भाषण है, बट इसका हिंदी रूपांतरण आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप समझ गए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इनका टोटल संपूर्ण जो है रचना है ना, जो भी इन्होंने भाषण दिया, जो कुछ लिखा, उसको 21 खंडों में किस नाम से? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से प्रकाशित किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। हिंदी में प्रकाशित किया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय इस नाम से प्रकाशित किया गया है। तो आप समझ गए कि बाबा का नाम ही लगा हुआ है, राइट। ये आपका क्या हुआ? परिचय हुआ, का लेखक परिचय। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपके पाठ पुस्तक में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है इसमें, इस चैप्टर में, बट आपको मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे विषय हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अब बात करते हैं इस पर। देखिए, मैंने बताया ना कि ये जो भाषण है क्या है। पहला नंबर तो एक सवाल ये भी बनेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। तो आपको क्या बताना है? भाषण है। ठीक है, आप एक क्लास हमने कर लिया है, ऑलरेडी कर चुका है पीछे। ठीक है, अनुक्रमणी को लेकर दूसरी क्लास है वो हमारी, तो उसको आप जाकर चेक कर लीजिएगा। एक मैंने चार्ट बना दिया है, वहीं पर सब कुछ समझा दिया है। 810 नंबर के प्रश्न वहीं से हल हो जाएंगे, तो आप उस चार्ट को खुद बना लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो मैंने बताया ना कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर ये इसको हिंदी रूपांतरण है, जिसको कौन लिखा है भाई? रूपांतरण कौन किया? एक प्रश्न यहाँ से, ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये वाला लाइन, जाति भेद का उच्छेद में से ही इसी नाम से ये इसको भाषांतरण किया गया और उसमें से ये चीज़ दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से ली गई है, कहाँ से? तो आपको बताना है जाति भेद का उच्छेद से। और ये किसका भाषा रूपांतरण है, यानी हिंदी में किसका किया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का किया गया है। और ये भाषा रूपांतरण कौन किया है? तो ललई सिंह यादव जी। आप इतना याद रखिए, ललई सिंह यादव जी याद रखिए, तो आप पकड़ पाएंगे। और जाति की बात की गई है तो ऐसे भी पकड़ लेंगे कि ये बाबा साहब से रिलेटेड है, जाति श्रम से रिलेटेड है, तो आप पकड़ लेंगे ऐसे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अपने इस चैप्टर पर बात करने वाले हैं। अभी हो गया लेखक परिचय, अभी यहाँ बात करते हैं। जितना भी मैंने पॉइंट बताया उसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना है, आपको खुद का नोट बनाना है। और मैं यहाँ पर जो रेड मार्क किया है और जो ब्लैक में उसको हाईलाइट किया है, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे आपको अपने बुक पर मार्क कर लेना है, फिर उसको कॉपी पर नोट करके एक नोट बना लेना है इस चैप्टर से सेपरेट। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को? आइए बात करते हैं आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर। थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्लास अगर लंबी हो जाए तो, बट हम लोग एक इसी क्लास में इस कंप्लीट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। हम सारांश भी अब साथ साथ देखेंगे, इंपॉर्टेंट पंक्तियों को भी देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उनको भी देखेंगे, नोट करते रहेंगे साथ साथ में। और सारांश आपको खुद लिखना है बाद में। ये मेरे लिए आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले शुरुआत में बाबा साहब कहते हैं कि ये बहुत विडंबना की बात है, उपहास की बात है, ये एक तरह की श्रम की भी क्या बोलते हैं उसको, शर्म की बात है कि आज के भी युग में, यानी इस युग में, यानी हम 2024 में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, यानी कि बुद्धि हमारी जो इतनी बढ़ चुकी है, दुनिया के तमाम चीज़ों को हम समझ चुके हैं, विज्ञान बढ़ चुका है, फिर भी जातिवाद जो है ना, वो आज भी हमारे बीच बना हुआ है। तो यही क्या है? विडंबना की बात है। प्रश्न भी बनता है कि विडंबना, लेखक किस विडंबना की बात करता है? तो लेखक इसी विडंबना की बात करता है कि हम तमाम तरह की तरक्कियां करने के बाद भी, इस युग में आधुनिक होने के बाद भी हमारे बीच जातिवाद बना हुआ है। ये सवाल का आपका आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं आंसर करना, बस यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इसके पोषक क्या है ना, इसके पोषक, अच्छा ये क्यों बना हुआ है, इसके भी पोषक हैं। ठीक है, और वो पोषक क्या तर्क देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि ये जो है ना, इसका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि समर्थन का वो क्या आधार देते हैं, कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए
श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं वो, ठीक है। यानी एक तो बात हो गई विडंबना क्या है कि अभी भी आधुनिक होने के बाद भी हमारे बीच जातिवाद है। और ये जातिवाद किसके कारण है? उसके कुछ पोषक लोग हैं, पोषक मतलब पालने वाले कुछ लोग हैं कि नहीं ये ठीक है जातिवाद भाई ठीक है। लेकिन वो तर्क देते हैं किस आधार पर ठीक है? वो तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज जो है, यानी आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है। ये एक नंबर में प्रश्न आ जाएगा कि श्रम विभाजन ज़रूरी है। ये कह देगा कि पोषक लोग हैं जो उनका मत है कि श्रम विभाजन आवश्यक है, तो ऑप्शन में दे देगा कार्य कुशलता के लिए, कार्य अकुशलता के लिए, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दे तो उसमें कार्य कुशलता होगा। एक पॉइंट यहाँ पर ही बनता है। तो वो क्या अपना मत देते हैं पोषक लोग कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन ज़रूरी है, ठीक है यहाँ तक। चूंकि, और ये फिर बाद में कहते हैं कि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए ध्यान दीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ है, पहले ये टाइटल को समझ लीजिए, इसी लाइन में समझिए। श्रम विभाजन का मतलब है काम बांटना, विभाजन मतलब बांटना, श्रम मतलब काम, कि आप जूता पॉलिश करेंगे, आप खेतीहरी करेंगे, किसानी करेंगे, आप ठीक है आप क्या करेंगे कंपनी में कुछ चीज़ को बनाएंगे, या आप राजमिस्त्री के काम करेंगे, बढ़ई का काम करेंगे, तो क्या हो गया बढ़ई का काम करना यानी श्रम को बांटना, ठीक है। आप 5 लोग स्कूल में मान लीजिए, आपको काम बांट गया कि आपको क्या करना है, स्कूल का एक आदमी को सफाई करना है, एक आदमी बेंच पोछेगा, ठीक है सफाई करेगा, एक आदमी स्कूल का कैंपस सफाई करेगा। ये क्या हुआ, काम को बांटना हो गया यही। लेकिन अगर जाति प्रथा कैसे बन जाता है यही काम, अगर ये कह दिया जाए कि अगर आपको कहा गया कि स्कूल का जो है क्लास का आपको फर्श को सफाई करना है प्रतिदिन, और ये कह दिया जाए कि अब ये आप ही का काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकता है, मतलब आपके बच्चे भी होंगे ना उस क्लास में अगर पढ़ेंगे तो उनका भी काम होगा कि वही झाड़ू पोछा करेंगे, तो ये क्या हो गया, जाति प्रथा यही हो गया। यानी एक तो श्रम बांट गया, ठीक है श्रम बांट गया अच्छी बात है भाई, क्योंकि योग्यता के अनुसार श्रम बांटा गया तो सही बात है। लेकिन अगर वही कह दे कि आप ही का ये काम है, आप ही आप झाड़ू पोछा करेंगे, आप ही आपका कैंपस का सफाई करेंगे, आप ही बढ़ाई का काम करेंगे, तो ये क्या हो गया, यही अब ये जाति प्रथा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना श्रम विभाजन कैसे जाति प्रथा बन जाता है, और इसी को लेके पूरा जो आपका भाषण है गढ़ा गया है। आप समझ गए इस कंसेप्ट को, यही चीज़ इसमें समझना है। आगे बढ़ते हैं, तो यही बात करता है कि पोषक लोग कहते हैं कि ठीक है श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए, ये कार्य कुशलता के लिए, मगर यही जो है ना जाति प्रथा भी क्या है, इसी का दूसरा, यानी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा, ये कह रहे हैं। लेकिन बाबा साहब क्या कह रहे हैं, नहीं ये नहीं है बल्कि ये गलत चीज़ है, देखिए कैसे है। लेकिन बाबा साहब इसमें तर्क देते हैं, एक सवाल भी है अब है अभ्यास में है, बाबा साहब इसके बीच में तर्क देते हैं। पहली बात तर्क वो देते हैं, कहते हैं कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। वही बात देखिए श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन ये श्रम विभाजन क्या है ना, श्रमिकों को बांटा हुआ है, श्रमिक विभाजन किया हुआ है भाई। मतलब आपको तो काम बांट दिया गया, लेकिन फिर आपको भी बांट दिया गया है कि अगर आप झाड़ू पोछा करते तो आपको नीचे रख दिया गया है कि नहीं, ये सबसे नीचे जाति का हो गया ये, ठीक है। अगर कोई आपको स्कूल में कह दे कि बोर्ड साफ सफाई करेगा, नहीं अरे ये तो बोर्ड साफ सफाई करता है, ये तो इसको ऊपर रखा गया। अगर किसी को बांट दे कि ये मॉनिटर रहेगा आपका, यानी क्लास मॉनिटर रहेगा, तो उसको कहेगा कि ये ऊपर जाति का हो गया। तो एक जाति विभेद बांट दिया गया है, समझ रहे हैं ना। यानी श्रमिक विभाजन इसको बोलते हैं। श्रमिक मतलब जो श्रम कर रहा है, यानी आप काम कर रहे हैं तो आपको श्रमिक हो गए। लेकिन विभाजन मतलब आपको भी बांट दिया गया है कि आप छोटी जाति के हो गए, आप मध्यम जाति के हो गए, वो जो ऊपर बोर्ड मॉनिटर कर रहा है क्लास का वो बड़ी जाति का हो गया। तो ये बंटवारा जो है ना ये गलत है, बाबा साहब कह रहे हैं श्रम विभाजन बांटिए। लेकिन ये जो है ना इसका साथ क्या हो गया है, हमारा जो समाज में जो है ये हो गया है कि नहीं इसको भी अब आदमी के रूप में बांट दिया गया है कि ये छोटी जाति का हो गया, वो बड़ी जाति का हो गया। यही बाबा साहब तर्क दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है। तो एक पहला तर्क आपको नोट रख लेना है, ये आपका प्रश्न बना हुआ है सवाल पीछे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप सारांश देख रहे हैं ना, पहला बात करना है कि आधुनिक, बाबा साहब कहते हैं कि आधुनिक युग होने के बाद भी हमारे बीच जातिवाद बना है। दूसरा पॉइंट है कि इसके भी पोषक हैं, और वे तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक तर्क हो गया। लेकिन बाबा साहब फिर
तर्क को काटते हैं और कहते हैं कि ये तो ठीक है, मगर ये क्या किया है ना, आपका श्रम विभाजन आदमी को भी बांट दिया है, यानी श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया है। 3 पॉइंट इसमें बताया गया है, आप 3 पॉइंट ऐसे नोट कर लीजिएगा। सारांश में मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं इसी में कि श्रम विभाजन एक निश्चित सभ्य समाज के लिए ज़रूरत है। ठीक है, श्रम विभाजन ये कौन कह रहे हैं? पोषक लोग कह रहे हैं, लेकिन परंतु किसी भी समाज ये पोषक लोग का मत है, लेकिन बाबा साहब भी कहते हैं कि ठीक है, बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है, श्रम विभाजन तो ठीक है, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अरे काम नहीं बांटे जाएगा भैया, घर में अगर काम नहीं बांटा जाएगा, स्कूल में अगर काम नहीं बांटा जाएगा, आपके प्रिंसिपल सर टीचर जो हैं उनको अगर काम नहीं बांटेंगे कि आप इस क्लास में जाकर पढ़ाइए उस क्लास में, तो कैसे चलेगा? ये सिस्टम नहीं चलेगा। बाबा साहब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि ठीक है ये, लेकिन क्या गलत है ये बताते हैं। आगे देखिए, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है ना, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। क्या चीज़ है भाई? एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ये जो नहीं है ना, आप पुस्तक खोलेंगे आप देखेंगे तो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये गलत है। आप नहीं काट लीजिएगा, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ के इसको ना बहुत सोचा विचारा कि नहीं जो है ना ये खराब कर रहा है, ये मिस टाइप हुआ है या गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये गलत चीज़ है भाई। कैसे है आप समझिए, यहाँ पर आगे समझेंगे। यहाँ नहीं होगा, पूरा पुस्तक में ना उस भाषण में दिया हुआ है कि नहीं, और ये जो है ना पूरा सिस्टम खराब कर रहा है, यहाँ के इन पंक्तियों को खराब कर रहा है। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ समझाऊंगा इससे आप भी समझ पाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों? आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, बाबा साहब कह रहे हैं कि ठीक है श्रम विभाजन तो ठीक है, लेकिन ये क्या किया हुआ है ना, श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है ना, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजित कर दिया है। अस्वाभाविक का मतलब पकड़िएगा, मतलब नेचुरल नहीं, अप्राकृतिक रूप से, यानी बनावटी रूप से, यानी गढ़ा हुआ है। ये स्वाभाविक नहीं है, बल्कि गढ़ दिया गया है, अप्राकृतिक है। ये जो बंटवारा किया है श्रमिकों का क्या है, विभिन्न वर्गों में, यानी छोटी जाति कई तरह के जातियों में बांट दिया है। हम लोग देखते हैं ना, आप देखेंगे जो बढ़ई लोग काम करते हैं वो बढ़िया काम करता है, जो जूता पॉलिश चमड़ा का काम करता है उसको चर्मकार कहा जाता है, यानी वो हरिजन को एक सूचित कर दिया गया है। मैं इस पार्टिकुलर किसी जाति को यहाँ पर नहीं इंगित करना चाहता हूँ, बट आप समझने के लिए समझिए इस चीज़ को, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब तो यही बात कर रहे हैं खुलकर, तो आप ये समझिएगा, कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात को। तो ये बाबा साहब गलत बता रहे हैं कि ये जो है ना ठीक है, लेकिन ये भी बंटवारा जो हुआ है ना, ये वर्गों में, विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन कर दिया गया है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक विभाजन का मतलब होता है कि कौन व्यक्ति कितना कार्य कुशल है, कितना योग्य है, उसको वो काम दिया जाए, बट वैसा नहीं किया गया। अस्वाभाविक मतलब अगर जिसको मन भी नहीं है ना कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, उसको थोपा गया है। मान लें जिस आपको अगर मान लें काम नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको झाड़ू पोछा में मन नहीं लगता, आपका रुचि नहीं है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कहा गया कि वही काम करना है, तो क्या होगा? अस्वाभाविक हो गया वही चीज़। तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ ना क्यों आ गया? आगे की पंक्ति में वही कह रहा है, फिर से देखिए, श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, यानी स्वाभाविक विभाजन करते, इसका मतलब हुआ। तो जब स्वाभाविक विभाजन करती है तो इसमें गलत क्या है? यहाँ पर नहीं जो है ना काट दीजिएगा, यही नहीं होगा, तब जाके इस पंक्ति का कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं तो पूरा 2-3 पंक्ति आगे का व्यर्थ हो जाएगा। ये मैं कंप्लेन इस पर आगे चल के करने वाला हूँ, करूँगा कि भाई यहाँ नहीं क्यों है, या फिर आप अपने टीचर से एक बात पूछिएगा, ठीक है सर इतना पंक्ति को ला हमको समझाइए, यहाँ से लेकर और मैं नीचे तक बताऊँगा स्वाभाविक तक, वहाँ तक आप अपने सर से पूछिएगा कि सर यहाँ नहीं जो है कि क्या ये सही है, ये ज़रूर पूछिएगा और कमेंट करके मेरे को भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ गलत मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की, अब देखिए आगे बाबा साहब कहते हैं कि भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता है। एक तो हो गया विशेषता, पर आगे सवाल बनता है कि बताइए कि क्या आपत्तिजनक है, उन्होंने क्या तर्क दिया बाबा साहब ने। एक तो दिया कि ये जो है ना श्रमिकों को उचित बंटवारा नहीं किया है, अस्वाभाविक बंटवारा किया, एक ये हो गया। दूसरा यह हो गया, ठीक है, दूसरा यह है कि दूसरा विशेषता यह है कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, ठीक है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। बात को समझिए, एक तो हो गया कि श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक बंटवारा हुआ है, ठीक है, अस्वाभाविक बंटवारा तो हो गया। दूसरा इसमें यह कमी है
कि ये जो अस्वाभाविक बंटवारा किया है, तो वो क्या करता है ना, दूसरों को एक दूसरे के बीच ऊंच नीच का भी करार देता है कि अरे वो ऊंची जाति का है तो ये नीची जाति का है। ये भी एक है। अच्छा ठीक है, बांट तो दिया, कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग आपने बांट दिया, लेकिन ये गलत हो रहा है ना समाज में। जो सोच के आपने बांटा वो तो हुआ नहीं। उसी के एक दूसरे का जो जो काम कर रहा है ना, आप अगर झाड़ू पोछा काम कर रहे हैं, जो ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, देखो ये झाड़ू पोछा कर रहा है, यानी वही आपको आपके बीच द्वेष की भावना पैदा कर रहा है, ऊंच नीच की भावना पैदा कर रहा है। तो बाबा साहब यही कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। दो चीज़ समझ गए ना, एक तो अस्वाभाविक विभाजन है वर्गों में, दूसरा कि ये अस्वाभाविक विभाजन जो है उसमें ऊंच नीच की बातें आ रही हैं, करार दी जा रही है। तो दो ये हो गया फ्रांस में, ये 2 पॉइंट इसमें से नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, बाबा साहब कहते ठीक है, ये जाति प्रथा भी अगर है, यानी जाति प्रथा का मतलब मानिए कि श्रम विभाजन एक ही दोनों है बात, ठीक है। तो बाबा साहब वही कहते हैं कि अगर जाति प्रथा हो या श्रम विभाजन, दोनों अगर एक ही मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए इस पॉइंट को पकड़िएगा। अभी बाबा साहब कहते हैं स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी क्या है, अस्वाभाविक विभाजन है। स्वाभाविक विभाजन नहीं है तो अस्वाभाविक विभाजन है ना। तो वही तो यहाँ बात वही कहा जा रहा है कि अस्वाभाविक विभाजन करती है, अगर नहीं है तो फिर आगे वाला पंक्ति गलत हो जाएगा। शायद आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आप चीज़ों को धीरे धीरे समझिएगा, एक बार दो बार करके समझ गए ना। तो ये पंक्ति सीधे बता दे रही है ना, कि ये सब पंक्ति सीधे बता दे रही है कि वहाँ पर नहीं होगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जाति प्रथा हो या श्रम विभाजन, अगर दोनों को हम एक ही मानते हैं तो ये जो बंटवारा है ना, ठीक है, ये स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है भाई। स्वाभाविक का मतलब होता है कि रुचि पर आधारित होना। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ उसी को आप सुनिएगा, ज़्यादा पढ़िएगा इधर तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट मैं जो समझा रहा हूँ वो सीधे आपको समझने में मदद करेगा। ये समझ गए? ये सवाल बनेगा सीधे हाईलाइट, देखो देखिए किया हूँ मैं हाईलाइट, तो आपको नोट करना है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाला चीज़ है कि बताइए कि ये मनुष्य का जो है ना, ये जाति प्रथा या ये श्रम विभाजन मनुष्य के किस पे आधारित नहीं है, तो उसके रुचि पर आधारित नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न ये निश्चित बनेगा, ठीक है, आपको नोट करना है। एक तो हो गया स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित होगा तब तो ये स्वाभाविक माना जाएगा कि नहीं। चलो, कुशल व्यक्ति, इसको अपने पुस्तक में ऐसा मार्क कर लेना है, कुशल व्यक्ति या सक्षम। अब क्यों स्वाभाविक नहीं भाई, वो देखिए आगे, ठीक है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम व्यक्तियों की क्षमता की इस सीमा तक विकसित करें। ठीक है, ये ज़रूरी होता है कि क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए, अगर कह रहे हैं बाबा साहब कह रहे हैं ठीक है, जातीय प्रथा अगर श्रम विभाजन है, ठीक है, वो बुरी चीज़ नहीं है, तो ये स्वाभाविक बंटवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी के रुचि पर नहीं बांटा गया, थोपा गया है। ठीक है, थोपा गया है, रुचि पर नहीं बांटा गया। अगर पोषक लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये कार्य कुशलता के लिए ज़रूरी है, श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए ज़रूरी है, तो ये बाबा साहब यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक के लिए ये निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम क्या करें, उनकी क्षमता के अनुसार उनकी क्षमता को विकसित करें, और ये तभी हो सकता है कि वह अपने पेशा कार्य का स्वयं चुनाव करे। अगर आप अपनी काम खुद चुनेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसमें जोश के साथ काम करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, सीखेंगे, कुछ नया उसमें देंगे। ये तभी न होगा कि जब आप अपने रुचि से चुनेंगे, तो आप क्या होंगे, कार्य कुशल व्यक्ति होंगे, कार्य में क्षमता आपकी सक्षम श्रमिक बनेंगे। ये बाबा साहब कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो तब जाके ये सही होगा, नहीं तो ये गलत है। ठीक है, आगे इसको कोई ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, मेन चीज़ इस पंक्ति में यही चीज़ है। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं। तो इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा क्या बाबा साहब मान रहे हैं, दूषित है। ठीक है, क्यों भाई? कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, ठीक है, जाति प्रथा जो है, ये श्रम विभाजन जो है, ये हमारे आपके निजी आपके बारे में जाने हुए, रुचि के बारे में, क्षमता के जाने हुए कि कैसे कर दिया जाएगा श्रम विभाजन। दूसरे ही दृष्टिकोण हैं, जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। भाई ये तो गलत चीज़ है। अब मैं पैदा हो गया, मेरे पिताजी जो काम कर रहे थे, मैं पैदा हुआ, तो अब मेरी क्या रुचि है, मेरी रुचि जाने बिना कैसे मुझे कह सकते हैं कि तुम्हारे बाप जो किया वही तुमको करना है?
ये तो गलत हो गया ना। तो यही बाबा साहब कह रहे हैं कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो पिता कर रहा है, जो परिवार काम कर रहा है, उसका अगर बेटा अगर ऐसा आता है, उसका संतान होता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो अगर रुचि उसकी किसी और चीज़ में, तो वो काम दूसरा करे। बाबा साहब यही कहना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है, जाति प्रथा अगर आप मानते हैं कि श्रम विभाजन के लिए ज़रूरी है तो ठीक है, बट ये इसका दोष परिणाम देखिए क्या हो रहा है। इसका दोष क्या हुआ है, इसका मेन दोष है कि ये क्या कर रहा है कि आपका आजीवन भर गर्भ निर्धारण के ही समय से ये बांध देता है कि आप वही काम करेंगे। ये दोषपूर्ण है, यही आपत्तिजनक है बाबा साहब की, कि क्या करता है, पूर्व निर्धारण ही नहीं करता। ये गर्भ से निर्धारण ही नहीं करता है कि जिस खानदान में आप, जिस काम में आप जन्म लिए हैं, ठीक है, तो आपको वही काम करना है, नहीं, बल्कि क्या करता है, मनुष्य को जीवन भर के लिए। अच्छा, एक तो ठीक है, वो काम कर रहे हैं। अगर पिता मेरे बढ़ाई का काम करता, मैं बढ़ाई का काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आजीवन भर वही काम करना, अगर पूरी ज़िंदगी मैं वही काम करूँगा, तो ये भी एक गलत बात है। अगर बीच में अगर काम बदलने की ज़रूरत हो तो मैं बदल सकता हूँ, लेकिन आगे देखिएगा कह रहे हैं क्या, लेकिन भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर काम ऐसा आ जाए, समाज में ऐसा समय देखिए बदलता है, वक्त बदलता है। कोरोना में देखिए सबका धंधा ठप हो गया, हुआ था ना, तो सब लोग अपना काम बदले ना। लेकिन अगर यही क्या है कि ये जो है ना, आधुनिक युग में देखिए सबका भूख काम अगर ठप हो जाए तो भूखे मरेगा, मर जाए। ये हमारा जो है जाति प्रथा कहता है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है। ये जब जब लिखा गया था ये भाषण ना, वो तब था, लेकिन अब नहीं है। बट आपको ये समझना है कि पीछे ऐसा था, बट अब ये नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम चुन सकता है, ये आज़ादी है। नहीं है तो कहिए, है ये आज़ादी। तो अब तक तो ये प्रासंगिक नहीं है, लेकिन एक चीज़ प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब जो चीज़ कल थी वो आज भी है, यही प्रासंगिक कहलाता है। तो एक चीज़ आज है कि ऊंच नीच जातियों में है कि आज भी लोग जातियों को लेकर विभेद करते हैं, वो घृणा करते हैं, ये चीज़ है, मैं मानता हूँ। बट कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, ये भी है। थोड़ा बहुत है, कहीं कम हो गया है तो कहीं अभी भी है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको ये भी चीज़ समझना है, ये भी नहीं कि ये पाठ पढ़ के घृणा नहीं करने लगना है अपने दोस्तों और साथियों के बीच, कि वो इस जाति से आता है तो उसे घृणा करना है, दूरी बनाना है, और अपनी जाति का एक मंडली बनाना है, ऐसा भी नहीं करना है। बल्कि आपको एक समझना है, इसको इतिहास की दृष्टि से इस चीज़ को समझना है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, आपके भी कई तरह के किसी किसी की जाति के सब लोग दोस्त हैं, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं दिमाग में रखना है, गलत भावना नहीं लाना है, बल्कि आपको इस पर सीखना है एक इतिहास की दृष्टि से। आइए, तो आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। अब देखिए, जैसे आधुनिक की मतलब कोरोना काल आया ना, ठीक है। तो क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, तकनीक में निरंतर विकास हो रहा है। कभी कभी अकस्मात परिवर्तन, यानी अकस्मात परिवर्तन मतलब कोरोना आ गया। अरे कोरोना आया भैया, तो सब कुछ सिस्टम तो बदल गया। कोरोना के बाद देखिए क्या सिस्टम था, तो बिल्कुल ही आधुनिक हो गया, डिजिटल हो गए हम लोग। आज डिजिटल हो गया, मेरे देखिए डिजिटल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हो गया ना बिल्कुल डिजिटल, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। तो दो चीज़ें इसमें बताई गई है कि एक तो जो काम पर्याप्त नहीं है, काम धंधा आपका ठप चल रहा है, ठीक है। दूसरा कि अकस्मात परिवर्तन हो गया, ठीक है, परिवर्तन हो गया। तो दो चीज़ अगर हो रहा है तो काम धंधा तो बदलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़िए क्या कह रहा है, लेकिन यही काम बदलने की ना हमारी जो हिंदू समाज है ये इजाज़त नहीं देती है। हालांकि अब ऐसा नहीं, इजाज़त है, लेकिन अब जो लिखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई। तो यही इजाज़त नहीं देती है, तो ये तो अब गलत हो जाएगा। ये सिरे से भाषण का मेरे हिसाब से इस पाठ पुस्तक से आपको ये पूरा का पूरा ये भाषण हटा देना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर गलत भावना भी पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर मैं ये ना समझाऊं कि आपको इसको लेकर गलत भावना नहीं पैदा करना है, तो कहीं ना कहीं आप तो ये पैदा कर लेंगे। तो मेरी दृष्टि से इस चैप्टर को हटा देना बहुत ज़रूरी है फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आपके अंदर ये द्वेष भावना भी पैदा कर सकता है अगर ये ना समझाया जाए, ठीक है। तो आइए, आप कुछ और क्या पता नहीं क्या समझेंगे, बट ये आप समझ सकते हैं। तो जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ध्यान दीजिए, मनुष्य को अपने पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, प्रतिकूल का मतलब स्थिति खराब है भाई, हम भूखे मर रहे हैं, जहाँ 500 कमाना था वहाँ 100 रुपये कमा रहे हैं, 50 रुपये कमा रहे हैं, किसी दिन कमा ही नहीं रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा उसके पास क्या चारा रह जाता है।
तो ये सब सारांश में नोट करिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्या जाति प्रथा ठीक है, मानते हैं, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये बताइए ये क्या करता है? जाति प्रथा एक गर्भ निर्धारण भी कर देता है कि आपको कि जन्म लिए नहीं, जिस खानदान में जिस पेशा में जन्म लेते हैं वही आपको काम करना है आजीवन भर। तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि कब समय किस स्थिति में अकस्मात परिवर्तन हो जाए, दुनिया बदल रही है तो काम भी बदलना पड़े। अगर रोजगार ठप पड़ जाए तो फिर तो अगर काम बदलने की ज़रूरत ना, काम बदलने की इजाज़त नहीं दी जाए तो आदमी तो भूखे मर जाएगा। यही बात इसमें कही गई है। समझ गए? इतना 2 से 3 पंक्ति ये नोट करना इस में चीज़ में, सारांश में। समझ गए? तो आगे यही देखिए, अब ये सवाल भी है आपके अभ्यास में। तो अगर काम बदलने की इजाज़त नहीं मिले तो यही देखिए क्या होता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि ये अब गलत हो चुका है, एकदम पूरे 100% गलत है। ठीक है, ये आप देखिए गलत है कि नहीं। एक अपर जाति के लोग हैं तो बाल काट रहे हैं, अपर जाति के जो लोग हैं वो बाल भी काट रहे हैं, खलासीगिरी भी कर रहे हैं, गार्ड का भी नौकरी कर रहे हैं, जो आप भी करते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब तो ये चीज़ है नहीं, बट नोट करना है, परीक्षा में आएगा तो लिखेंगे ही। तो हिंदू धर्म अब ऐसा नहीं है भाई, तो था एक ईस्वी 100 साल पहले, 150 साल पहले से था, अब ऐसा नहीं है, अब बदल गया। बाबा साहब अब तो चले गए, लेकिन वो तो लिख कर चले गए, लेकिन अब तो उनकी बात को भी बदलना कौन बदलेगा, लेकिन ये ख़त्म हो गया। अनुमति नहीं देती है। जो उसका पैतृक पेशा है, यानी पिता जो कर रहे हैं, यानी खानदान से वो चला रहा दादा परदादा से, पेशा ना हो, ठीक है, भले ही वह उसमें पारंगत ना हो। देखिए ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म तो पहले क्या करता है कि व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने के लिए अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ठीक है, पैतृक पेशा ना हो मतलब आपका, अगर मान लीजिए जो है बढ़ाई के काम कर रहे हैं तो आपको दूसरा पेशा नहीं चुनने की अनुमति देता है, क्योंकि वो आपका पेशा नहीं है, वो किसी और का पेशा है, तो नहीं चुनने की अनुमति देता है। ठीक है, और ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत न हो। ठीक है, लेकिन इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बाबा साहब यही कह रहे हैं कि अगर पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है बेरोजगारी का। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका अभ्यास में बना है कि बताइए कि बाबा साहब जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी के सबसे मुख्य कारण क्या है, तो यही है कि अपनी पैतृक पेशा को न बदलने की इजाज़त न देना ही क्या है, बेरोजगारी के कारण बनता है। क्यों? कि अगर पैतृक पेशा अगर हम करते हैं तो कई बार होता है कि वो पेशा चलता नहीं है। ठीक है, समाज में बदलाव हर रोज़ होता है तो चलता नहीं है। ठीक है, या कोई अकस्मात परिवर्तन हो, जो पीछे पड़े परिवर्तन हो जाए तो जिसके कारण हमें पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं बदलने की अनुमति मिले तो फिर तो हम बेरोजगार रह जाएंगे, भूखे मरेंगे। इतना बात आपको लिखना है। समझ गए इस बात को? सॉरी मैं कॉल आ रहा, काट रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना समझ गए। फिर देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष है। उदाहरण दे दिए बाबा साहब, 3-4 उदाहरण दिए ना। ठीक है, एक तो दिए रुचि पर नहीं है, दूसरा क्या दिए, ठीक है रुचि पर नहीं है तो दूसरा कार्य कुशलता के लिए काम बदलना जरूरी है, लेकिन एक क्या है कि काम बदलने की भी अनुमति नहीं सॉरी इसके पहले होता है कि आपको ये तय कर देता है कि जो आपके पापा दादा कर रहे हैं वही आपको भी करना है, ये दूसरा काम बदलने की तीसरा अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो 3 ऐसे बिंदु बता दिए। तो इस आधार से भी क्या है, जाति प्रथा क्या है वो गलत है, दोषपूर्ण है ना। 3 उदाहरण से समझाने की ये भी गलत है जाति प्रथा के। तो आगे ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। स्वेच्छा मतलब इच्छा, रुचि। ठीक है, पीछे भी एक पंक्ति है, ये भी एक पंक्ति याद करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यही बात यहाँ पर समझाया गया है। आगे यहाँ देखते हैं, बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, क्यों भाई स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, क्यों? अगर नहीं देखे स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। देखिए, अगर आपके काम कोई रुचि का नहीं है तो आप क्या करते हैं, ढीले मन से काम करते हैं ना। कोई काम करने जा रहे हैं, 10,000 आपको मिलता है, लेकिन आपको रुचि नहीं है, मजबूरी है कि घर परिवार चलाना है, लेकिन आप काम कर रहे हैं, वो रुचि नहीं है आपका, लेकिन काम कर रहे हैं, बेरोजगारी है ना। तो आप क्या काम करेंगे भाई, देखिए क्या करेंगे। बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता से करते हैं, विवशता से करते हैं भाई, विवशतापूर्ण करते हैं। विवश हैं आप, मजबूरी है, घर चलाना है तो करते हैं, लेकिन वो आपका रुचि नहीं है उसमें।
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, स्वभावतः ये स्वभाव हो जाता है, यानी ये नेचुरल हो जाता है कि भाई कि मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। या तो काम आप टालेंगे या फिर काम कम करेंगे या काम गड़बड़ा देंगे। ठीक है, यही बात तो कही जा रही है। जब तक आपका जो है ना, जब तक आपका श्रम विभाजन आपके रुचि पर नहीं होगा तब तक आप काम ढंग से नहीं करेंगे। ये सारांश में लिखना है, काम ढंग से नहीं करेंगे। फिर ठीक है, जब तक अगर मनुष्य का श्रम विभाजन अगर उसके रुचि पर नहीं होगा, ऐसा नोट करना, रुचि पर नहीं होगा, तो जहाँ भी जो काम करेगा उसको ढीले मन से करेगा, काम कम करेगा या काम खराब करेगा। ये सारांश में इतना नोट करना है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त करेगा? और जहाँ आपका न दिल लगे न दिमाग लगेगा तो फिर आप कैसे उसमें दक्षता प्राप्त करेंगे? कैसे उसमें आप कुशलता प्राप्त करेंगे? कैसे उसको आप उंगली पे नचाएंगे उस काम को? नहीं ना, फिर तो काम तो टाल रहे हैं आप, करे दुख पार हो जाए, कैसे भी काम हो जाए, दिन कट जाए आज पर। यही बाबा साहब समझा रहे हैं। अतः यह निर्विवादित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी, आर्थिक पहलू मतलब आप काम कर रहे हो, आर्थिक पहलू की बात हो रही है अभी भी, जाति प्रथा हानिकारक है। एक नोट कर लेना, एक पंक्ति पूछेगा कि बताइए कि किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है, तो आर्थिक पहलू से। या आर्थिक पहलू से क्या हानिकारक है, तो जाति प्रथा भी हानिकारक है। दो यहाँ से सवाल ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि यह है मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि। देखिए यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि नेचुरल नहीं है। स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना दिया है। और इस पंक्ति से भी मैंने जहाँ बताया ना कि नहीं काट देना है, यह पंक्ति भी सिद्ध कर देती है कि वहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि पहले तो देखिए, मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा या रुचि, मेरा स्वभाव मतलब खुद का जो भाव निकल रहा है, यानी खुद से जो मेरी रुचि जगी है वो बात कह रहा है। प्रेरणा निकली है, प्रेरणा हुई है कि नहीं मैं ये काम करूँगा ना तो मैं अच्छा काम कर पाऊँगा, मैं अपना दुकान खोलूँगा, फास्ट फूड का दुकान करूँगा। तो ये क्या हुआ, स्वप्रेरणा हुआ। ठीक है, स्वाभाविक प्रेरणा हुआ। और आत्मशक्ति, मेरे अंदर ये है, इच्छा है, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं ये काम जरूर कर लूँगा, चाहे भले लोग कुछ भी कहे। तो यही आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में, यानी अपने ढंग से थोपा हुआ अप्राकृतिक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय मतलब बना दिया, मतलब एक्टिव से डीएक्टिव कर दिया गया है आपको। ठीक है, यानी आपको स्थूल कर दिया गया। आप थे एक्टिव थे, ये मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू कर सकता हूँ, बट यू कैन नॉट डू, ऐसा बता दिया गया है। ठीक है, तो समझ गए ना इस सारी चीज़ों को। बहुत कम शब्दों में आपको इसका सारांश लिख सकते हैं, मैंने अब तक तो समझा दिया है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ गए। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू पर, बाबा साहब बातचीत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, बट आप बोर नहीं होइएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, एक ही क्लास में इसको ख़त्म करना है। और कमेंट करके बताइए कि कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा कि आपको कैसा लग रहा है कुछ समझाना। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम लगेगा और चीज़ों का आपको दे दिया जाए। अब बात करते हैं, अब बाबा साहब कहते हैं कि मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब तक तो बात कर दिया, ठीक है। अब क्रिएटिव की बात करते हैं, रचनात्मक की बात करते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, किसी भी भाषण हो या निबंध हो या कुछ भी हो, उसका अंतिम या कहानी हो, उसका अंतिम चीज़ कंक्लूजन बोला जाता है, यानी उपसंहार। उपसंहार में ये बताया जाता है कि उसका अंतिम परिणाम आप क्या सोचते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल कर दे रहे हैं, ताकि एक बार में समझ में। अब बाबा साहब उस चीज़ पर आ गए, यानी अब हम लोग भाषण की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। तो बाबा साहब बता रहे हैं कि कैसा मतलब आदर्श समाज बनेगा अगर जाति प्रथा नहीं रहे, श्रम विभाजन नहीं किया जाए, तो ये समाज कैसा आप चाहते हैं। आप बताइए भाई, ये सवाल होगा ही। तो वो देखिए क्या करें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, पर आधारित होगा। 3 बिंदु को दिए हैं, पूछ देगा कि बताइए कि बाबा साहब का आदर्श समाज कैसा है। स्वतंत्रता हो, उसमें समता हो, समता मतलब समान सबको अधिकार हो, भातृत्व मतलब भाईचारा हो, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी हो कि आप कोई भी काम चुन सकते हैं,
ये 3 चीज़ों को समझ गए आप। क्या यह है? ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही। तो आप इसको नोट कर लिए कि ये भ्रातृत्व क्या ज़रूरी नहीं है। अगर एक जगह परिवर्तन कोई हो तो दूसरी जगह भी परिवर्तन हो, एक छोर से दूसरे छोर तक प्रेम चला जाए। एक छोर से अगर काम की आज़ादी हो तो अगर यहाँ काम चुने तो दूसरी जगह भी नहीं भाई, ठीक है, सब जगह ठीक है होना चाहिए। यही बात, मतलब समानता की बात अब हो रही है, भ्रातृत्व के माध्यम से समानता की बात। आगे बढ़ते हैं। ऐसे समाज में आप समझ गए, इसी बात को यहाँ पर देखा गया है। अब पढ़ लेते हैं जल्दी में। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ होना चाहिए, स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, और इसमें क्या हो, ऐसा नहीं हो कि थोपा हुआ ना हो, बल्कि सब समाज का यानी सबका भाग हो, ठीक है। समाज के बहुविधि मतलब सभी का एक साथ भाग होना चाहिए, सहमति हो, सबको उन्हीं की रक्षा के प्रति सजग, सब लोग एक दूसरे की रक्षा करें, ठीक है, ऐसी बात कही जा रही है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क बना रहे, ठीक है। अनेक साधन व अवसर उपलब्ध करने चाहिए। भाई ठीक है, आप जो करना चाहते हो सब करिए, आपके लिए भी अवसर है, मेरे लिए भी अवसर है। यही बात बाबा साहब कर रहे हैं। जैसे देखिए, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। अगर ऐसा होता है तभी हम समझेंगे कि दूध में पानी है कि पानी में दूध है, यानी भ्रातृत्व ऐसे तभी संभव ही हो सकता है कि जब आप एक दूसरे के लिए स्वीकार्य हो। स्वीकार्य मतलब ठीक है, आप भी जो कर रहे हैं करो, ये अच्छी बात है, चेंज करो, सब कुछ करो, ये स्वीकार्य हो, मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, विरोध नहीं हो किसी का। तो यही हुआ भाईचारा, ठीक है, वास्तविक भाईचारा। ये पूछ देगा वास्तविक भाईचारा क्या है, तो ठीक है, एक दूसरे का सहमति हो, एक दूसरे के प्रति सजगता हो, रक्षा की दृष्टि हो, यही वास्तविक है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकतंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये पूछ देगा, अब पूछ देगा भावार्थ बताइए, ठीक है। देखिए लोकतंत्र, और मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में व्याकरण कम, सबसे ज़्यादा चैप्टर से पाठ से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस पाठ पर ही करना है, ठीक है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर लोक का तंत्र, यानी हम आम जनता की वहाँ पर शासन चले। जैसे चुनाव होता है तो लोकतंत्र, यानी हम वोट देते तभी तो कोई राजा बनता है इस देश का, यानी हमारे अंदर अधिकार है, हमारे हाथ में अधिकार है, यानी ये लोकतंत्र हुआ, ठीक है। लोकतंत्र में आपकी स्वतंत्रता होती है, आप जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं कर सकते, नहीं तो लोकतंत्र के ही जो तंत्र है वो दंडित कर सकता है आपको। आगे बढ़ते, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, ये कोई शासन करने की, राज करने के लिए पद्धति नहीं है। लोकतंत्र क्या है भाई, ये सवाल पूछ दे, लोकतंत्र क्या है? मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। 3 बात कही गई हैं। एक, सामूहिक जीवनचर्या, ठीक है, कि रीति रिवाज, मिलजुल कर रहना है सभी को, चाहे कोई भी कोई कौन सा काम कर रहा है। दूसरा, समाज के सम्मिलित अनुभव, यानी सबको सम्मिलित अनुभव, यानी सब लोग जो अनुभव कर रहे हैं सब लोग एक साथ अपने अनुभवों को शेयर करें, आदान प्रदान करें। 2 ही बात कही गई है, ठीक है। तो आदान प्रदान करें तो 2 बातें इसमें कही गई। एक तो सामूहिक जीवनचर्या बिताएं मिलजुल कर, कोई भी किसी से वर्ग से आए, सब लोग एक हैं, भाई हैं अपने। दूसरा, जो अनुभव करते हैं एक दूसरे से साझा करें, ठीक है, वो भी आदान प्रदान करें। यही वास्तविक लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र का परिभाषा है। इसमें यह आवश्यक हो जाता है। अब क्या आवश्यक है भाई, कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखें, है ना। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक यही है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपका ये जो है भाषण खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा बताए गए इस तरह के आसान भाषा में समझ चुके होंगे कि मैं क्या चीज़ को बताया हूँ। आप सारांश भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पंक्तियों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट बना लीजिएगा, एरो देकर एक बार 3 काम कर लेना है आपको। आज ही अभी बैठकर आप सारांश जरूर लिखिएगा, बेझिझक लिखिएगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो मैं बता दें कि बाबा साहब इस श्रम और विभाजन जाति प्रथा में बाबा साहब बताते हैं कि ऐसे शुरुआत करना है और अपना लिखते चलने जाना है, मेरे को सुनना है।
आप पहले जो कुछ समझे है ना पहले वो नोट करिएगा, फिर दोबारा क्लास को देखकर फिर अपना एक बनाइएगा। एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार में उसको पक्का करिएगा। और मैं बताता हूँ, भाषण, निबंध और कहानी 3 ही से आपको सारांश पूछा जाएगा, ठीक है। या आपके इसी से कोई पंक्ति देकर उसका भावार्थ पूछा जाएगा। इससे कोई कहीं से नहीं पूछना है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि फोकस करिए इस पर। चलिए, कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, इससे पहले और एक रिक्वेस्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपको तैयारी करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट तैयारी होगी। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में सर्च करिएगा, यहाँ पर लिंक कर दे दूँ तो सही है ना, तो सर्च करिएगा, वहाँ पर जाकर आरा हिंदी स्कूल मिल जाएगा आपको। यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जब ज़रूरत होगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को हम आगे शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या बात करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट में करेंगे PYQ MCQ। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, MCQ और PYQ वही मेन है। आइए क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।